देखो चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोलते हैं ये कि फॉर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग टू द पॉइंट 0,0। आपने कर्व की इक्वेशन निकाली 0,0 से पास कर रहा है एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास y डैश इज इक्वल टू e की पावर x sin x दी है। ठीक है, और कहां से पास कर रहा है 0,0 से। ठीक है, आपने कर्व की इक्वेशन निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व जो पास कर रहा है 0,0 से। ठीक है, और जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ये दी हुई है। ठीक है, तो आपने इसे सॉल्व करना है। तो आ जाओ, y डैश का मतलब है dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर x sin x एंड dy इज इक्वल टू क्या जाएगा e की पावर x sin x dx। नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ये आ जाएगा। अब देखो मैं इसे अलग सॉल्व कर लेता हूं, फिर यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। मैंने इसे i मान लिया e की पावर x sin x dx। इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होगा। तो नाउ i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा sin x e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ sin x e की पावर x dx ब्रैकेट क्लोज dx। देन i इज इक्वल टू क्या आएगा e की पावर x sin x माइनस cos x e की पावर x dx। तो i इज इक्वल टू e की पावर x sin x माइनस, यहां पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होगा फिर से। तो क्या आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी e की पावर x cos x माइनस डी डी एक्स ऑफ cos x माइनस sin x तो प्लस sin x हो जाएगी, और इसकी e की पावर x dx ही रहेगी। थोड़ा सा जंप किया मैंने इसमें, e की पावर x sin x, ठीक है, माइनस e की पावर x cos x एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x e की पावर x dx। ये था क्या मेरे पास i था, तो ये i हो जाएगा, इसकी जगह मैं लिख दूंगा, ये वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू क्या जाएगा e की पावर x sin x माइनस cos x। e की पावर x को हम ले लें तो i की वैल्यू क्या आ गई e की पावर x sin x माइनस cos x अपॉन 2। यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, यहां कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नाउ सी। तो y इज इक्वल टू क्या गया मेरे पास e की पावर x sin x माइनस cos x अपॉन 2 प्लस सी, ये चीज आ रही है। ठीक है, अब ये आपको बोल रहे हैं कि ये जो कर्व है कहां से पास कर रहा है, पास कर रहा है 0,0 से, यानी कि x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0। तो 0 इज इक्वल टू e की पावर 0 sin 0 माइनस cos 0 अपॉन 2 प्लस सी। तो 0 इज इक्वल टू sin 0 0, ये 1, तो माइनस 1/2 आ गया। तो c की वैल्यू क्या रही मेरे पास 1/2। ठीक है, c की वैल्यू 1/2, ये वैल्यू लो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन x माइनस कॉस x डिवाइड बाय 2 प्लस 1/2। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अगर आपको इससे और आगे सॉल्व करना है, ठीक है, जैसे कि बुक में आपके पास आंसर पीछे दिया हुआ है, मैच करना है अगर आपको, ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा 2l सिंह लिया तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस कॉस x प्लस 1 डिवाइड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2y, बाद में 1 यहां आएगा माइनस 1। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन है, थोड़ी फास्ट कर रहे हम। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन जो आपके पास पीछे आंसर दिया है, ये भी बिल्कुल ठीक है, आप यहां भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया जो इन्होंने मेरे से पूछी थी इक्वेशन। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 के आपके पास बोलते हैं फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड वाई प्लस 2। ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, बोलते हैं फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट। आपने सॉल्यूशन निकालना है कर्व के लिए। ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन कर्व, आपने सॉल्यूशन कर्व निकालना है जो पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है 1,-1 से पास कर रहा है। तो यानी कि पहले हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, फिर ये एक्चुअली मेरे पास फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन है। ठीक है, जब जनरल सॉल्यूशन आएगा हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, तो वो मेरे पास एक
पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। मान लो ये मेरे पास कुछ ऐसा आता है, ठीक है, तो ये मेरे पास जनरल सोल्यूशन आ रहा है, इस कारक के लिए ये जनरल सोल्यूशन है। जब ये आप कंडीशन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ से सी की कुछ वैल्यू आएगी। मान लो मेरे पास सी की वैल्यू आ गई, आपने पुट की -1 1 -2, ठीक है, सी की वैल्यू आ गई मेरे, मान लो मेरे पास -2, तो y इज इक्वल टू x -2, तो ये वो मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपसे इन्होंने पूछी है, तो पहले मुझे जनरल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, y अपॉन y प्लस 2 dy इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x dx। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है, तो हम इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसे मैं डिवाइड करके अगर लिखूं, ठीक है, तो इसे मैं डिवाइड करके क्या लिख सकता हूँ, 1 - 2 अपॉन y प्लस 2 dy कर लेना डिवाइड साइड में, देखो y प्लस 2 2 2 कट गया, यही आ रहा है, एंड विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन x dx प्लस c। ओके, तो यहां पर अगर इसे इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, y -2 log ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 log x, ठीक है, प्लस c। अब आपको कंडीशन क्या दी है, कहां से पास कर रहा है, ठीक है, कहां से पास कर रहा है कर्व, 1 को -1 से, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1। तो -1 -2 log ऑफ -1 प्लस 2 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 प्लस 2 log 1 प्लस c, ठीक है। तो -1 ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 1, ये टर्म 0 होगी, प्लस c वहां गया, तो c की वैल्यू मेरे पास -2 आ गई। इस वैल्यू को लो उठाओ, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आएगा मेरे पास, y इज इक्वल टू -2 log, y इज इक्वल टू नहीं है, y -2 log ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 log x -2, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे log y टर्म्स इकट्ठी करें तो कर सकते हो, बाकी यहां ले जाओ, y -x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 log, इसे मैं log x के लिख दूं, ठीक है, और ये वहां जाके प्लस हो गया, log ये 2 पावर में चल जाएगा, तो y प्लस 2 का स्क्वायर, तो y -x प्लस 2 इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर इंटू y प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये भी इसका सोल्यूशन है, ठीक है। आप यहां भी छोड़ सकते हो, आप यहां भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास क्या है, बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है, पासिंग थ्रू 0, -2 पॉइंट। आपने एक कर्व आपके पास, मान लो ये आपके पास कर्व है, बोल रहे 0, -2 से पास कर रहा है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व, कि इस पर किसी पॉइंट पर x, y कोई पॉइंट है इस कर्व पर, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी इसका स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा मेरे पास, dy अपॉन dx ही होगा स्लोप, तो स्लोप यही होता है, ठीक है। फिर सुनो क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू 0, -2, ठीक है, गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, इसकी जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है dy अपॉन dx, टेंजेंट, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट एंड y कोऑर्डिनेट यानी कि y के साथ, y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट, वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। ये आपके पास दिया हुआ है, आपने इसे सॉल्व करना है, ये चीज समझ में आई। तो आपको क्या दिया है इन्होंने, आपको दिया है y dy अपॉन dx इज इक्वल टू x, यहां से इक्वेशन बन गई, आ जाओ इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो y dy इज इक्वल टू x dx, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, प्लस c, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। कहां से पास कर रहा है, ठीक है, कहां से पास कर रहा है ये कर्व, 0, -2 से, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, तो -2 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 प्लस c, यानी कि c की वैल्यू
2 आ रही है। लो उठाओ, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वाई स्क्र अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्र अपॉन 2 नॉट प्लस, इट इज इक्वल टू प्लस 2। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 4, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, तो ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो देखो आपके पास जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं, स्टेटमेंट से आपने ये चीज बनानी है। अगर स्टेटमेंट से आपके पास ये कंडीशंस बन जाती हैं तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है आपके पास, बोलते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, 17 तो अभी हमने किया। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन ए कर्व। आपके पास कोई कर्व दिया है, इस पर कोई पॉइंट है एक्स वाई, इस पॉइंट पर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यहां जो टेंजेंट होगी इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा मेरे पास, dy अपॉन dx, यही होगा। तो ये बोले जो dy अपॉन dx है इस टेंजेंट का स्लोप, ठीक है, इज ट्वाइस, ये ट्वाइस होगा द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट -4,3, मानो -4,-3 यहां पर है। इन दोनों को पॉइंट को मिलाने पर ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है ये, इसका जो स्लोप होगा, इसका क्या स्लोप होगा, y + 3 अपॉन x + 4, यही होगा स्लोप। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट का। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप क्या आ गया, dy अपॉन dx, और सेगमेंट का, लाइन सेगमेंट का स्लोप क्या आ गया, ये। अब क्या लिखा उन्होंने, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन ए कर्व, ठीक है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये जो था मेरे पास dy अपॉन dx, ठीक है, इज ट्वाइस, ये ट्वाइस होगा द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द -4,3। ये जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसे हम इसके साथ मिला रहे हैं, जो मेरे पास स्लोप आ रहा है, ठीक है, उसका ट्वाइस होगा, ये इसका ट्वाइस होगा, तो 2 कहां मल्टीप्लाई होगा, यहां पर। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक है, तो ये मेरे पास उन्होंने कंडीशन दी है, और आगे लिखा है, तो ये जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासिस थ्रू, कहां से पास कर रहा है, -2,1 से पास कर रहे हैं। तो आपके पास इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, क्योंकि देखो इन्होंने क्या लिखा था, आपके पास एक कर्व है और यहां पर जो कोई पॉइंट है x, y, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है इसका जो स्लोप होगा dy अपॉन dx, ये ट्वाइस होगा किससे, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, और जो एक पॉइंट है -4,3, इन्हें मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट बन रहा है इसके स्लोप का, तो इसका स्लोप हमने निकाल लिया y + 3 अपॉन x + 4। ठीक है, तो ये स्लोप इसका ट्वाइस है, ये ट्वाइस है, तो 2 यहां मल्टीप्लाई किया, वही चीज तो लिखी थी यहां पर, ये चीज समझ में आ गई। नाउ इसे सॉल्व करो, y टर्म्स इकट्ठे कर लो और xy टर्म्स इकट्ठे कर लो, 2 × dx अपॉन x + 4। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो प्लस c क्या जाएगा, log of y + 3 इज इक्वल टू log of x + 4 + c। अब कहां से पास कर रहा है कर्व, -2,1 से पास कर रहे हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 और y -2 और y की वैल्यू 1, log 4 इज इक्वल टू log 2 + c। 2 कहां गया, ये 2 भी तो था यहां पर। ठीक है, ओके, तो इसको यहां ले जाओ, तो ये क्या आ जाएगा, log 4 इज इक्वल टू, ये भी log 4 हो जाएगा, 2² + c, दैट इंप्लाइज c की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 0। ठीक है, c की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 0। ठीक है, तो ये वैल्यू लो उठाओ और यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ जाएगा, log of y + 3 इज इक्वल टू 2 log of x + 4, यानी कि log of y + 3 इज इक्वल टू log of x + 4 का स्क्वायर। नाउ टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, देन y + 3 इज इक्वल टू x + 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, आया समझ में। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहां पर इक्वेशंस फॉर्म करनी है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है आपके पास,
बोले द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट अ कांस्टेंट रेट। जो आपके पास एक स्फेरिकल बैलून है, ठीक है, एक आपके पास क्या है, स्फेरिकल बैलून है, ओके, इसका जो वॉल्यूम है, मैंने मान लिया इसका वॉल्यूम क्या है, v, लेट वॉल्यूम इज इक्वल टू, मैंने इसका मान लिया क्या है, v। ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट रेट के साथ चेंज हो रहा है। इफ इनिशियली इस रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 3 सेकंड इट इज 6 यूनिट्स, ठीक है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, कांस्टेंट रेट के साथ चेंज हो रहा है, मैंने मान लिया कि ये लिखा है कि ये बोल रहे हैं कि जो स्फेरिकल बैलून जो है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, कांस्टेंट रेट से चेंज हो, तो मैंने मान लिया वो क्या है, ये चीज समझ में आई। अब लिखा है इनिशियली, इनिशियली का मतलब क्या है, अभी, अभी, यानी कि टाइम केवल 0, तो रेडियस कितना है इसका 3, ठीक है, 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 3 सेकंड, जब टाइम 3 सेकंड हो गया, यानी कि जब टाइम 3 सेकंड, आफ्टर 3 सेकंड इट इज 6 यूनिट्स, आर कितना हो गया 6, तो ये दो कंडीशन हमारे पास है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर टाइम टी, तो आपने आफ्टर टाइम टी जो है इसका रेडियस निकालना है कि कितना होगा बैलून का, ठीक है। क्या बोला इन्होंने कि आपके पास एक स्फेरिकल बैलून है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि चेंज इन वॉल्यूम रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, मैंने मान लिया कांस्टेंट रेट क्या है वो के, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि इनिशियली जो है उसका रेडियस 3 है, यानी कि इनिशियली का मतलब कि जब टाइम 0, ठीक है, तब रेडियस 3 था, आफ्टर 3 सेकंड, जब 3 सेकंड हो गए, यानी कि जब t को 3 सेकंड हो गया तो रेडियस कितना हो गया उसका 6, तो इन कंडीशन का यूज करना आपने। आ जाओ, नाउ dv इज इक्वल टू, यहां से मैं लिख सकता हूं k dt, k तो कांस्टेंट है, नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो प्लस c क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू k t प्लस c, ये चीज आ गई, ठीक है। अब देखो यहां पर मेरे पास क्या है, टाइम और रेडियस दिया, रेडियस तो यहां पर है ही नहीं, टाइम तो है, तो मुझे पता है वॉल्यूम क्या होता है इसका, स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, अगर आर इसका रेडियस है, ठीक है, तो यहां मैं लिख दूं 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू के टी प्लस सी। आ जाओ, तो व्हेन कंडीशन यूज करो, टी इज 0 एंड आर इज इक्वल टू 3, तो 4/3 पाई इंटू 27 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, कितना आ गया, c इज इक्वल टू 36 पाई आ गया, c की वैल्यू 36 पाई आ गई, ओके। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है मेरे पास, t इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 6, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में, 1 में इन 1, तो क्या आ जाएगा 4/3 पाई 6 क्यूब इज इक्वल टू k इंटू टी, टी इज 3 प्लस सी इज 36 पाई, सी तो आप निकाल चुके हो, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, तो 6 क्यूब ऐसे मैं लिख लूं 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 6 6 72, 288 पाई इज इक्वल टू 3k प्लस 36 पाई, ये वहां जाके माइनस हो गया, 288 पाई 288, यार ये 288 है, 288 अब पढ़ा जा रहा है, माइनस 36 पाई इज इक्वल टू 3k, यानी कि 252 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू k, कट रहा है ये, हाँ कट रहा है, तो k की वैल्यू क्या आ गई 84 पाई, तो k की वैल्यू 84 पाई आ रही है। अब मेरे पास k की वैल्यू भी आ चुकी है और c की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। अब आपको पूछा था एट टाइम t, ठीक है, कि आफ्टर t सेकंड जो है उसका रेडियस कितना होगा आफ्टर t सेकंड, ठीक है, तो यहां पर पुट कर दो सभी वैल्यूज फ्रॉम 1, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू k की वैल्यू 84 पाई, ठीक है, एंड टाइम t प्लस c इज 36 पाई, ठीक है, ये चीज समझ में आई। देखो इन्होंने क्या बोला था कि सबसे पहले, ठीक है, कि जो वॉल्यूम है कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, मैंने ये लिख लिया, और इनिशियली उसका रेडियस 3 था, आफ्टर t 3 सेकंड रेडियस हो गया 6,
सॉल्व किया, मुझे आर चाहिए था, मैंने यहाँ पर वॉल्यूम लिख लिया। यहाँ से मेरे पास कंडीशन आ गई, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन बन गई है। तो मेरे से पूछा था कि आफ्टर टी सेकेंड, ये है मेरे पास टी सेकेंड की रेडियस क्या होगा, ठीक है। तो रेडियस निकालना, यहां से आपने आर की वैल्यू निकालनी है। तो पाई कॉमन कट जाएगा, तो मेरे पास क्या जाएगा 4/3 आर क्यूब इज इक्वल टू 84 टी प्लस 36, ठीक है। एंड आर क्यूब इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 84 टी प्लस 36, यहां कर दूं तो आर क्यूब कितना गया, 4 से डिवाइड किया 21, 3 जा 63 टी प्लस 27, तो आर की वैल्यू क्या आ रही है 63 टी प्लस 27 की पावर 1/3। तो आफ्टर टी सेकेंड्स, ठीक है, जो रेडियस होगा वो मेरे पास ये आएगा स्फेरिकल बैलून का, ठीक है। आया इसी समझ में, ठीक है। तो जैसे जैसे कंडीशन दी है वैसे वैसे आपने इन्हें लिखते जाना है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या इन्होंने दिया हुआ आपके पास, ये बोलते हैं इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, ठीक है। मैंने मान लिया लेट प्रिंसिपल क्या है मेरे पास इज इक्वल टू P, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है वो इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एट द रेट R% पर ईयर, यानी कि टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो चेंज इन प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, R%, तो कितना कर रहा है R%, ठीक है। ये लिखा है प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है R%, तो किस में इंक्रीज करेगा, जो आपके पास आपने डिपॉजिट किया है, जो आपके पास प्रिंसिपल है उस पर इंक्रीज करेगा, R% ऑफ P, ये चीज समझ में आई। फिर सुन लो, ये बोल रहे हैं कि ठीक है जो प्रिंसिपल है P, ठीक है, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, यानी कि उसमें चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आ रहा है R% आ रहा है। तो किस में चेंज आएगा वो, ठीक है, किस इनकम में चेंज आएगा, ठीक है। तो जो आपने डिपॉजिट किया उसी में आएगा, तो R% ऑफ P ये आपके पास दिया हुआ है, यानी कि ये क्या बन गया आपके पास dP अपॉन dt इज इक्वल टू RP अपॉन 100 बन गया, ठीक है। ये चीज समझ में आई। R यहां पर क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, P है यहां पर वेरिएबल, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ ₹100 डबल होंगे इट सेल्फ इन 10 ईयर्स, 10 ईयर्स में डबल होंगे ₹100। तो इनिशियली मतलब टाइम 0 है, तो मेरे पास प्रिंसिपल है ₹100। जब मेरे पास क्या हो जाएगा टाइम 10 ईयर्स, तो ये प्रिंसिपल क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, ये चीज ये बोल रहे हैं, ये चीज समझ में आई। फिर सुन लो इन्होंने क्या लिखा था कि हमारे पास क्या है, हमने जो बैंक में डिपॉजिट किया हमारे पास प्रिंसिपल है P रुपीज हमने इन्वेस्ट किए, तो इसमें जो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dP अपॉन dt कितना इंक्रीज आ रहा है R%, ठीक है। तो R% किस पर आएगा जो आपने डिपॉजिट किया, तो R% ऑफ P, ठीक है, ये चीज आ गई। तो कंडीशन दिया था कि इनिशियली ये लिखा इन्होंने कि इफ ₹100 डबल हो जाए, यानी कि अभी 100 रुपीज है, यानी कि टाइम 0 T0 पर 100 रुपीज है, ठीक है, 10 ईयर्स में डबल हो जाए, तो आफ्टर 10 ईयर्स यानी कि T10 P कितना हो जाएगा 200। तो ये आपके पास दो कंडीशन दी है और ये आपके पास दिया हुआ है। आ जाओ यहां से, तो यहां से मेरे पास dP अपॉन P इज इक्वल टू क्या जाएगा R अपॉन 100 dt, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कर दी, तो क्या जाएगा log P इज इक्वल टू R अपॉन 100 इंटू T प्लस C, ये आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ क्या कंडीशन दी है पहले T0 एंड P इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो T0 P 100, तो log 100, ठीक है, तो ये टर्म 0 जाएगी विच इज इक्वल टू C, तो C की वैल्यू log 100 आ रही है, इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो log, चलो रहने दो अभी, ठीक है। नाउ सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या दी है T10 एंड P इज इक्वल टू 200, तो log 200 इज इक्वल टू R अपॉन 100, T की वैल्यू 10
प्लस सी कितना आपके पास log 100, ये वहां गया log 200 माइनस log 100 इज इक्वल टू r अपॉन 10, तो ये क्या आ जाएगा log 200 अपॉन 100 इज इक्वल टू r अपॉन 10 एंड log 2 इज इक्वल टू r अपॉन 10, और log 2 की वैल्यू आपके पास दी हुई है क्वेश्चन में 0.6931, ठीक है, तो यानी कि क्या आ जाएगा 0.6931 इज इक्वल टू r अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो r इज 6.931%, ये आपसे पूछा था इन्होंने आज, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r, तो r क्या आएगा 6.931%, ओके, ये चीज आई समझ में। तो जब भी क्वेश्चन करो ध्यान रखो कि ये चीज कैसे बन रही है, ठीक है, ये बन गया और ये कंडीशन आपने बना ली तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21, सेम क्वेश्चन है जो हमने 20 किया था। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5%, वहां पर r% था, यहाँ पर क्या है 5%, तो मैंने मान लिया प्रिंसिपल क्या है p, जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, कितना हो रहा है 5%, किसका ऑफ जो आपने डिपॉजिट किया था p, ये चीज समझ में आई। मैंने मान लिया प्रिंसिपल क्या है p, तो ये बोल रहे प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली, जो प्रिंसिपल है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, यानी कि चेंज, यानी कि प्रिंसिपल में चेंज आ रहा है रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dp अपॉन dt, चेंज इन प्रिंसिपल रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना चेंज आ रहा है 5%, तो 5% किसका, जो आपने डिपॉजिट किया है जो प्रिंसिपल है, तो 5% ऑफ p, यानी कि dp अपॉन dt आपके पास क्या है 5 अपॉन 100 p, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, ओके। अब आगे क्या दिखा है, एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिट इन द बैंक, यानी कि जब टाइम 0 था तब आपने डिपॉजिट किया था ₹1000, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 years, तो आफ्टर 10 years ये वैल्यू पूछने कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन है आपके पास। पिछले क्वेश्चन में r नहीं दिया था, यहाँ r दिया है, पिछले क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया था, यहाँ नहीं दिया, बस सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये बन चुका है हमारे पास। तो आ जाओ यहाँ पर हम इन्हें सॉल्व करते हैं इसे, तो क्या आएगा dp अपॉन p इज इक्वल टू 5 अपॉन 100 dt, नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो प्लस c लग जाएगा, क्या जाएगा log p इज इक्वल टू 5 अपॉन 100 t प्लस c, तो पहली कंडीशन है t 0 p 1000, तो ये 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, c इज इक्वल टू log 1000, c की वैल्यू कितनी आ गई log 1000 आ गई, ठीक है। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, t 10 है और प्रिंसिपल हमें नहीं दिया, ये निकालना है, ठीक है, तो आ जाओ log p रहेगा इज इक्वल टू 5 अपॉन 100 इंटू टी की वैल्यू 10 प्लस c क्या है मेरे पास log 1000, log p इज इक्वल टू 5 अपॉन 10 प्लस log 1000 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि मेरे पास इसे यहां ले जाओ, log p माइनस log 1000 इज इक्वल टू 0.5 एंड log p अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.5, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, तो p अपॉन 1000 इज इक्वल टू e की पावर 0.5, और हमें e की पावर 0.5 की वैल्यू दी हुई है 1.648, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो p अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1.648, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1648, ठीक है, तो आफ्टर 10 years प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1648, तो ये सेम क्वेश्चन था जो पिछला क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, जस्ट वही था, r और p का था, चेंज और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या इन्होंने, इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, ठीक है, जो बैक्टीरिया है 1 लाख है, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 hours, 2 hours में वो 10% इंक्रीज हो जा रहे हैं, इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख, कितने टाइम में वो 2 लाख पहुंच जाएंगे, आपसे पूछा कि कितना टाइम है, आपको टाइम निकालना है। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, अब जो रेट ऑफ ग्रोथ है बैक्टीरिया की
जो बैक्टीरिया की जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो किसके प्रोपोर्शनल है, जितने उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया लेट वाई बी द बैक्टीरिया, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट टी, किसी टाइम टी में मेरे पास कितने बैक्टीरिया हैं उसमें, किसी टाइम टी में एट एनी टाइम टी, ठीक है, मेरे पास वाई बैक्टीरिया। अब क्या लिखा है, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये जो मेरे पास बैक्टीरिया है इसमें जो ग्रोथ हो रही है मतलब चेंज हो रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, कितने प्रेजेंट है वाई, इसके प्रोपोर्शनल दिया है। तो ये चीज समझो, पहले क्या लिखा था, मैंने मान लिया कि वाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है एट एन इंस्टेंट टी, तो ये बोल रहे हैं इफ द रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब है कि उसमें चेंज हो रहा है, तो चेंज किस रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वाई में चेंज हो रहा है रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी वाई अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, कितने प्रेजेंट है वाई, तो वाई के प्रोपोर्शनल कर दिया, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसे मैंने मान लिया प्रोपोर्शनलिटी हटानी तो के वाई, ठीक है, ये चीज आ गई, अलग अलग कर लो इसे, तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू के डी टी, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, प्लस सी, के कांस्टेंट है तो लॉग वाई इज इक्वल टू के टी प्लस सी, ये चीज आ गई, ठीक है। इन कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, यानी कि जब मेरे पास टाइम 0 था तब मेरे पास जो बैक्टीरिया थे, यानी कि y की वैल्यू कितनी थी 1 लाख, जब मेरे पास टाइम 0 था, तो मेरे पास क्या रहा है, यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, log 1 लाख इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू ये आ रही है, आ जाओ, ये चीज समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स, जब टाइम मेरे पास 2 आवर था तो मेरे पास कितने इंक्रीज हो गए 10%, 10% इंक्रीज हो गए, तो 1 लाख प्लस 10% ऑफ 1 लाख, ये चीज समझ में आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1,10,000, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, यही बोल रहे हैं इनिशियली जब प्रेजेंट थे जब t 0 था तो y था मेरे पास 1 लाख, ठीक है। अब बोल रहे थे नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, वो 10% इंक्रीज हो गया इन 2 आवर्स, 2 आवर्स में 10% इंक्रीज हो गए, जब टाइम 2 आवर्स था तो 10% इंक्रीज हो गए, तो यानी कि 10% इंक्रीज हो गए, किस में इंक्रीज हुए, जो प्रेजेंट थे, तो 1 लाख में 10% कितना आया है, तो 1 लाख में ऐड हुए, तो ये आ गया मेरे पास जब टाइम 2 आवर्स था। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल टू 2k प्लस c इज log 1 लाख, ये वहां चल जाएगा तो क्या जाएगा log माइनस log 1 लाख इज इक्वल टू 2k, तो ये क्या जाएगा 1/2 log ऑफ 1.1 इज इक्वल टू k, ठीक है, तो ये मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब आपसे इन्होंने पूछा है कि इन हाउ मैनी आवर्स, क्या पूछा, इन हाउ मैनी आवर्स, कितने टाइम में जो काउंट है यानी कि y वो 2 लाख पहुंच जाएगा, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखो कितने टाइम में पहुंच जाएगा, ये आपसे इन्होंने पूछा, तो यहां पर आ जाओ log y, तो क्या जाएगा log 2 लाख इज इक्वल टू k, ठीक है, इज इक्वल टू k, k की वैल्यू क्या मेरे पास 1/2 log 1.1 इंटू टी प्लस c कितना है मेरे पास log 1 लाख, ठीक है, ये वहां कर दो, सॉल्व कर लो, इससे क्या जाएगा log 2 इज इक्वल टू 1/2 log 1.1 इंटू टी, ठीक है, तो t की वैल्यू क्या जाएगी log 2 अपॉन log 1.1, या तो फिर t इज इक्वल टू 2 log 2 अपॉन log 11 अपॉन 10, तो इस टाइम में मेरे पास वो क्या हो जाएगी, नंबर काउंट कितने जाएंगे 2 लाख हो जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर सुनो, हमने क्या किया, इन्होंने लिखा था कि जो मेरे पास बैक्टीरिया है, वाई बैक्टीरिया है किसी टाइम टी में, ठीक है,
तो ये बोलते जो रेट ऑफ ग्रोथ है, यानी कि चेंज इन बैक्टीरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dy अपॉन dt कितना है मेरे पास, इज प्रोपोर्शनल टू जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट कितने हैं y, तो y के प्रोपोर्शनल, यहां से मैंने सॉल्व किया, ये आ गया। तो जब t 0 था तो मेरे पास 1 लाख थे, ठीक है, और जब मेरे पास टाइम 2 आवर्स था, ठीक है, तो वो 10% इंक्रीज हो गए, तो टाइम 2 तो y में वो 10% इंक्रीज हो गए, तो 1 लाख प्लस 10% ऑफ 1 लाख ये आ जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग k की वैल्यू ये आ गई। अब आगे इन्होंने पूछा था कि इन हाउ मेनी आवर्स, यानी कि कितने टाइम में विल द काउंट रीच 2 लाख, जो y की वैल्यू है, जो बैक्टीरिया वो 2 लाख पहुंच जाएंगे कितने टाइम में, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज t कितने टाइम में और y की सभी वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। पहले भी यहीं पर सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, कब, जब मेरी कंडीशन तब भी यहां सब्स्टिट्यूट किया, जब ये कंडीशन थी तब भी यहां सब्स्टिट्यूट किया, अब ये कंडीशन है तो भी हम यहीं पर ही सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो वहां से मेरे पास ये टाइम निकल गया, मैंने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो यहां से मेरे पास t की वैल्यू आ गई जो हमसे इसमें पूछा था, ठीक है। आज लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका पूछा है, आपने जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 5। तो यहाँ पर पहले मैंने अलग अलग कर लेता हूँ, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर x एंड e की पावर y, बेस सेम पावर है, ये चीज आ जाएगी, अलग अलग कर लो। तो dy अपॉन e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x dx, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस y dy इज इक्वल टू e की पावर x dx लिख सकते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, जनरल सॉल्यूशन निकालना तो प्लस c, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c, ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे c1 मान लो, मुझे पता है लग गया यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है, ये लो c रहने दो। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस c इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y, ठीक है। तो मैंने इसे c1 मान लिया, क्योंकि माइनस c1 को मैं c मानने वाला हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, c इज इक्वल टू e की पावर प्लस e की पावर माइनस y, ठीक है। और वैसे भी आपके पास ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, मतलब कि ऑप्शन दिए इसमें, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास क्या आएगा, प्लस c करना पड़ेगा, तो ये आ गया, ठीक है। इसलिए मैंने इसको c1 माना था, ठीक है, जो कि आपके पास है ये ए ऑप्शन, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 23, लग गया पता, ये आया इसका e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y इज इक्वल टू c। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अगर यहाँ c की वैल्यू मिल जाए, ठीक है, बाय यूजिंग द कंडीशन x और y की वैल्यू देने के बाद, ठीक है, तो वो मेरे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 9.4।